हम लोग अपने सीखने की प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन में हम लोग एक प्राइजेक्शन के कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, जहाँ पर तीन कैंडल्स कॉन्जिक्यूटिव क्लोज करती हैं प्रीवियस कैंडल की क्लोजिंग के पास। ठीक है, मैंने क्या कहा? तीन कैंडल्स कॉन्जिक्यूटिव क्लोज करती हैं प्रीवियस कैंडल की क्लोजिंग के पास। दूसरी बात, इन तीनों कैंडल्स में बॉडी पार्ट बिल्कुल ना के बराबर होता है। इन तीनों कैंडल्स में बॉडी पार्ट बिल्कुल ना के बराबर होता है। अच्छा, मैंने कहा तीन कैंडल कॉन्जिक्यूटिव क्लोज करें प्रीवियस कैंडल। जैसे एक कैंडल 1 घंटे का ये हुआ, ये किसी भी टाइम फ्रेम पर कर सकते हैं। ठीक है, एक एक पॉइंट को हम लोग क्लियर करेंगे इस पूरे सेशन में। ये पूरा एक सेटअप है। इसको जब जब हम लोग ट्रेड करते हैं तो बहुत रेयर केस होता है कि कभी हम लोग कोई घाटा या बाजार को कोई पैसा दे दें। ऐसा बहुत मुश्किल है कि प्राइस में यहाँ पर ट्रैपिंग हो जाए। तीसरी बात, जितने रूल्स मैं आपको बताऊंगा एक एक पॉइंट को याद रखना है। ठीक है, एक एक पॉइंट को याद रखना है। अच्छा, एक बात और यहाँ पर ध्यान रखिए, एक हम लोग पिछले सेशंस में डिस्कस करते आते हैं, वन टाइम वन माइंडसेट। ठीक है, एक समय पर एक माइंडसेट रखिए कि लॉन्ग करना है या शॉर्ट। वही यहाँ पर भी है। यहाँ पर ये जो सेटअप हम लोग यूज़ कर रहे हैं ये बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं कि सिर्फ खरीदारी के लहजे से इसको यूज़ किया जाएगा। ठीक है, इस पूरे सेटअप को। तो इस सेशन को एंड तक देखिएगा देखिएगा। कोई भी पॉइंट अगर मिस होता है, वैसे मैं कोशिश करूंगा कोई भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। अगर हो जाता है तो आप इस सेशन को देखने के बाद कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कुछ रह गया क्या, तो उसको मैं अगले सेशन में ज़रूर मेंशन कर दूंगा। समझिए, तीन कॉन्जिक्यूटिव प्रीवियस कैंडल के पास की क्लोजिंग, जैसे 9:15 से 10:15 का पहला 1 घंटे का कैंडल क्लोज किया 100 रुपए के पास, तो अगले घंटे का क्लोजिंग 100 रुपए के आसपास ही होना चाहिए। वो 100 रुपए 50 पैसे हो सकता है, 99 रुपया 50 पैसे हो सकता है। उसके अगले कैंडल की क्लोजिंग भी इसी तरीके से, ये अगर 99 रुपया 50 पैसे है तो 100 रुपये ये दोबारा क्लोज कर दे, या 100 रुपया 50 पैसे कर दे। तो तीनों कैंडल्स की क्लोजिंग लगभग लगभग एक लीनियर लाइन में हो सकती है। दूसरी बात, ये तीनों कैंडल्स की रिट्रेसमेंट क्लोजिंग भी होती है। रिट्रेसमेंट क्लोजिंग की एक दूसरे की ओपन हाई लो क्लोज, एक कैंडल के 4 पार्ट होते हैं, तो सारी कैंडल्स की क्लोजिंग एक कैंडल, जैसे इस कैंडल का ओपन हाई लो क्लोज इसी किसी पार्ट के अंदर जरूर हो रही होगी क्लोजिंग। ऐसे ही नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग प्रीवियस कैंडल के ओ एच एल सी के अंदर ही हो रही होगी। ठीक है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखिए कि पिछले कैंडल के ओ एच एल सी के अंदर होनी चाहिए, ये जरूरी है। अब इसी पॉइंट में यहाँ पे दो चीजें आती कि जो कैंडल क्लोज करेगा उस कैंडल में बॉडी पार्ट ना के बराबर चाहिए। अच्छा, बॉडी पार्ट ना के बराबर होने का मतलब क्या हुआ? हम लोग तो प्राइजेक्शन बहुत समय से सीख रहे हैं, कुछ नया तो है नहीं सर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बॉडी पार्ट ना के बराबर होना चाहिए, इससे क्या लेना देना है? इससे ये लेना देना है प्राइस पर बाइंग या सेलिंग का प्रेशर डायरेक्टली दिखना चाहिए। बायर या सेलर का प्रेशर देखिए, जब प्राइस की ओपनिंग और क्लोजिंग नियर बाई कॉस्ट होती है, कोई प्राइस 100 रुपए पर खुला और 100 के आसपास ही बंद हो गया, इसका मतलब है इस पूरे टाइम ड्यूरेशन में, ओपन से क्लोज में जितना समय लगा है, इस टाइम ड्यूरेशन में बायर और सेलर्स की इक्वल पोजीशंस बनी हैं और लगभग लगभग इक्वल डिमांड, इक्वल सप्लाई, इक्वल ऑर्डर्स की आई होगी। बात क्लियर हुई? तो ऐसे में प्राइस पर प्रेशराइज फीलिंग आती है कि प्राइस में कोई बड़ा मोमेंटम हो सकता था, लेकिन जितनी भी खरीदारी हुई उतनी ही बिकवाली हुई, तो प्राइस पर एक प्रेशर बन गया। अब सोचिए, एक बड़ी खरीदारी, अगर 1 लाख रुपया मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, ऐसे पैसे से, छोटे पैसे से कुछ होता नहीं, बस उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं कि 1 लाख के बाइंग ऑर्डर्स आपके लगे और उस 1 लाख के बाइंग ऑर्डर से 100 रुपए का भाव 100 रुपया 50 पैसे जा सकता था, तो 50 पैसे का इंक्रीमेंट हो सकता था। लेकिन सामने से किसी सेलर ने उतने ही ऑर्डर शॉर्ट कर दिए, तो इसका मतलब क्या हुआ? 100 रुपए का भाव 100 रुपए पर ही रुक गया सर। आपने डिमांड क्रिएट की, किसी ने सप्लाई क्रिएट कर दी, तो लौट कर प्राइस 100 रुपए पर ही आ गया। अब दोबारा आपको उतनी ही खरीदारी करनी पड़े 100 रुपए पे, फिर 1 लाख ऑर्डर्स आप डालें, तीसरी बार फिर आप 1 लाख ऑर्डर्स डालें, और ऐसे लगातार प्रेशर आता रहे, तो कोई भी बेच रहा है, जो भी वहां खड़े होकर बेच रहा है, उसकी पूरी क्वांटिटी किसी एक जगह एक्यूमुलेट तो हो रही है ना। आपने 1-1 लाख करके 3 लाख ऑर्डर्स यहां पर एक्यूमुलेट कर लिए। अब ये कोई बैड मनी, मतलब कि जो बेचना चाह रहे थे वो लोग अपनी क्वांटिटी रिलीज कर रहे थे, आप यहां पर डिमांड देख रहे थे, तो आपको 3 गुना क्वांटिटी खरीदनी पड़ी। जहां आप सिर्फ 1 लाख क्वांटिटी से डिमांड क्रिएट कर सकते थे, 3 लाख क्वांटिटी आपको पहले खरीदनी पड़ी। इसके बाद और क्वांटिटी एक्स्ट्रा खरीदनी होगी डिमांड को क्रिएट करने के लिए। यहां तो सिर्फ आपने डिमांड उतनी ला पाई है जितनी की सामने सप्लाई थी। बात क्लियर हुई? तो यहां पर बाइंग प्रेशर क्लैरिटी से दिखता है। इसी चीज को हम लोग प्राइजेक्शन में बोलते हैं कि किसी प्राइस का कहीं पर ठहराव,
एक जगह पर रुकना, जैसे 100 रुपए की ओपनिंग हुई एक भाव में, 1 घंटे बाद 100 रुपए 50 पैसे भाव क्लोज कर गया सर। अगले घंटे फिर प्राइस 100 रुपया 50 पैसे पर खुला तो 99 रुपया 50 पैसे क्लोज कर गया सर। तो ऐसे जब प्राइस क्लोज कर रहा है, और इसमें क्या है, प्राइस के अप एंड डाउन, अपर और लोअर विक बड़े होंगे, कि प्राइस 102 तक चल कर गया था, 98 तक गिर कर आया था, क्लोज करने 100 रुपए ही है। जब इस तरीके के मोमेंटम चल रहे होंगे ना, तो इसका मतलब है डिमांड सप्लाई लगातार कॉन्जिक्यूटिव 3 घंटे इक्वलाइज रही, बराबर रही। अच्छा, डिमांड सप्लाई इक्वल होने का मतलब है या तो डिमांड किसी समय हायर हो जाएगी या सप्लाई किसी समय हायर हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है, यहाँ पर सिर्फ हम डिमांड हायर होते हुए देखेंगे, उसी को ट्रेड करेंगे। अच्छा, ऐसा नहीं कि कई बार कैंडल्स के बॉडी साइज नहीं होंगे और सिर्फ बहुत छोटे नैरो बॉडी साइज होंगे और अपर और लोअर विक के साइज बड़े होंगे, तो वही 3 कैंडल्स को हम देखेंगे, उसी की हाई लो मार्क करेंगे, लेकिन हम सिर्फ एग्जीक्यूशन करेंगे डिमांड के पर्पस पे। क्यों? किसी प्राइस का कंसोलिडेशन एक बायर साइन होता है, किसी प्राइस में एक ठहराव की प्रवृत्ति बायर को दर्शाती, ठीक है। तो कोई प्राइस 3 घंटे तक, 3 दिन तक, 3 हफ्ते तक, 5-5 मिनट की 3 कैंडल आपको मिल गई। हालांकि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जब आप यूज़ करेंगे तो उसके साथ प्राइजेक्शन का हिस्टोरिकल डेटा होना बहुत ज़रूरी है। अगर हिस्टोरिकल डेटा आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, जैसे कि 3 कैंडल्स के बाइंग प्रेशराइज फॉर्मेशन होने चाहिए, लेकिन कब, जब प्राइस चल कर गया हो, दोबारा गिरकर अपने प्रीवियस सपोर्ट के पास आया हो, ठीक है, तब हो गए तो ये बहुत अच्छे से काम करता है। तो छोटे टाइम फ्रेम पर थोड़ा सपोर्ट रेजिस्टेंस को ध्यान रखते हुए ट्रेड करना है। देखिए, जो लोग पहले से सेशंस को कर रहे हैं ना, वो इस पूरे सेशन से कनेक्टिविटी रख पाएंगे, क्योंकि ये पूरी तरीके से प्राइजेक्शन बेस्ड कॉन्सेप्ट है। जो लोग लगातार कॉन्सिक्यूटिव सीरीज को नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आप वीडियोज़ को देख सकते हैं, या फिर डायरेक्टली चैनल को विजिट करके एक एक सेशन को देखिए। तो जो आपकी लर्निंग्स होगी, ऐसे तो कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन जो आपकी लर्निंग्स पहले से पॉइंट्स जब जुड़ते जाते हैं, तब चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं, ठीक है। समझिए, हम लोग क्या कर रहे हैं, बाइंग के प्रेशर को फील करने के लिए 3 कॉन्जिक्यूटिव डोजी फॉर्मेशन, जिसमें ओपन और क्लोज बराबर हुआ हो, अपर और लोअर विक के साइज कितने भी बड़े हो मैटर नहीं करता, बहुत बड़े हो तो भी चलेगा, कम बड़े हो तो भी चलेगा, बस 3 कैंडल्स में बहुत बड़ा वाइल्ड मोमेंटम ना हुआ, ओपन टू क्लोज के फॉर्मेशन बराबर हो, ऐसे में हम सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अब यहीं पर एक पॉइंट क्लियर कर लीजिए, 3 कैंडल्स डोजी इस तरीके से बनी, अब ये इंक्रीजिंग फॉर्मेशन में भी हो सकती, एक कैंडल के ऊपर दूसरी क्लोज, उस कैंडल के ऊपर तीसरी क्लोज, डिक्रीजिंग फॉर्मेशन में हो सकती है, एक कैंडल के नीचे दूसरी क्लोज, दूसरी कैंडल के नीचे तीसरी क्लोज, लेकिन होंगी तीनों डोजी, या फिर हैमर या फिर इन्वर्टेड हैमर, इनका कॉम्बिनेशन होगा। देखिए, हैमर और इन्वर्टेड हैमर जो कैंडल्स होती है, वो डोजी कैंडल का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो इन तीनों कैंडल्स में एक डोजी हो सकती है, एक हैमर, एक इन्वर्टेड हैमर, या फिर तीनों डोजी हो सकती है, या फिर तीनों हैमर हो सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से बस एक ही बात का ध्यान रखना है, बाइंग या सेलिंग का प्रेशर, मतलब ओपन और क्लोज में डिफरेंस नहीं होना चाहिए बहुत बड़ा, तो बॉडी पार्ट बहुत छोटा दिखना चाहिए, इस पर हमारी नजर होनी चाहिए। अच्छा, तो 3 घंटे अगर कोई प्राइस, अभी हम आवरली टाइम फ्रेम का एग्जांपल ले रहे हैं, तो आवरली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ही चीजों को समझेंगे, आप इसको किसी भी टाइम फ्रेम पर यूज कर सकते हैं। तो 3 घंटे तक प्राइस एक जगह पर प्रेशराइज रहा, एक जगह पर रुका रहा, तो यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, इसके बाद इस पूरे फॉर्मेशन के लो ब्रेक भी हो सकते हैं, लेकिन लो ब्रेक होने को हम ट्रेड नहीं करेंगे। मैंने क्या कहा, वन टाइम वन माइंडसेट, वन टाइम वन माइंडसेट। यहां पर हम सिर्फ बाइंग बिहेवियर को ट्रेड करने का सोच रहे हैं, और बाइंग बिहेवियर क्या है सर, कि जहां पर प्राइस में 3 घंटे तक एक चॉपी कंसोलिडेशन हो गया, इतना एग्रेसिव कंसोलिडेशन है कि प्राइस में ओपन क्लोज में कोई डिफरेंस ही नहीं आ पा रहा है, एक्यूरेट डिमांड सप्लाई चल रही है, मतलब या तो डोमिनेशन करना चाहता है बायर या डोमिनेशन पोजीशन में आना चाहता है सेलर। तो जो भी आएगा उसके साथ हमको नहीं, हमको सिर्फ जब बायर अगर आएगा तो हम उसके साथ रहेंगे। इसका मतलब है इन तीनों कैंडल्स के एक बार भी हाई ब्रेक हो जाए तो हमारे जैसे बहुत समझदार ट्रेडर्स यहां पर अपनी फ्रेश पोजीशंस बनाते हैं, जिसकी वजह से डिमांड उठती है और प्राइस हायर साइड मोमेंटम करता है। एसएल हमारा इन्हीं 3 कैंडल्स का स्विंग लो रहेगा। मैंने क्या कहा, दोबारा से सुनिए, 3 कॉन्जिक्यूटिव कैंडल्स जिनकी क्लोजिंग और ओपन लगभग लगभग बराबर होना चाहिए, ये डिक्रीजिंग फॉर्मेशन में हो सकते हैं, एक के नीचे एक क्लोज, एक के नीचे एक क्लोज, लेकिन पहली कैंडल के OHLC में से किसी एक एस्पेक्ट को इस कैंडल की क्लोजिंग जरूर टच कर रही होगी। इसी तरीके से मिडिल कैंडल के OHLC में से किसी एक एस्पेक्ट को नेक्स्ट कैंडल जरूर टच कर रही होगी। तो इस तरीके से, और इसी तरीके से इंक्रीजिंग फॉर्मेशन भी हो सकता है, और इसी तरीके से एक पैरेलल फॉर्मेशन भी हो सकता है। तो तीनों में से कोई भी फॉर्मेशन हो, हमको उससे नहीं लेना देना है। हमारा लेना देना है कि जिस कैंडल्स में बॉडी पार्ट छोटे रह गए हों, अपर लोअर विक बड़े हों या ना हो, दोनों चलेगा, ठीक है। तो वहां पर हम क्या फील करते हैं, बाइंग प्रेशर। देखिए, प्राइस को फील करना सीखिए सर। किसी ने 1 लाख क्वांटिटी बेचा, किसी ने खरीद लिया, किसी ने फिर बेचा एग्रेसिवली, किसी ने फिर खरीद लिया, किसी ने फिर बेचा, किसी ने फिर खरीद लिया। अब मतलब कुछ ना कुछ तो होने वाला है सर। हो सकता है 3-4 बार ऐसा और दोहरा हो कि ये बेचे ये खरीदे, ये बेचे ये खरीदे।
तो एक जगह पर आकर डिमांड हायर हो जाएगी। तो जितना बड़ा एक्यूमुलेशन 1-1 लाख करके 7-8 लाख का हो गया, इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन 1-1 लाख करके 7-8 लाख का हो गया, तो मोमेंटम जिस साइड भी होगा एग्रेसिव होगा। यहाँ पर हमारा जो ट्रेड का पर्सपेक्टिव है ना, जो पूरा मोटिव है, वो है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। इस पूरे फॉर्मेशन में जब भी आपको टारगेट मिलेंगे, आप 1:3, 1:4 बहुत आसानी से ट्रिगर करेंगे। अगर किसी ट्रेड में आपका 50 पॉइंट का एसएल जा रहा है, तो मान के चलिए वो ट्रेड आपको आसानी से 200 पॉइंट, 150 पॉइंट तो बिना कुछ कहे हंस के देके जाएगी सर। ठीक है, तो ये बाइंग का प्रेशर है, एक्यूमुलेशन का प्रेशर है। और मैंने कहा वन टाइम वन माइंडसेट, तो यहां पर कभी शॉर्ट की पोजीशन नहीं बनाएंगे, क्योंकि प्राइस का एक रेंज में फंस जाना, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम आप पाएंगे कि वहां पे सेलिंग नहीं आती है, प्राइस उन 3 कैंडल्स के कॉन्जिक्यूटिव लो ब्रेक नहीं करता। या अच्छा, यहां पर कॉन्जिक्यूटिव 3 कैंडल्स के लो बने हो तो वो ठीक है, इसके पहले अगर जस्ट पहले कोई स्विंग लो लगा है तो उसको मार्क करके हमको शॉर्ट करना होता है। हालांकि शॉर्ट हम सीख नहीं रहे, लेकिन यहां पर अगर प्राइस इस तरीके से रुका है तो इन 3 कैंडल्स के हाई नहीं मार्क करेंगे, यहां पर कोई स्विंग हाई लगा होगा, अगर वो स्विंग हाई वैलिड है तो उसी स्विंग हाई पर लॉन्ग करेंगे। ठीक है, इन तीनों कॉन्सेप्ट को जरा एक साथ समझते आइए। प्राइस में चलते हैं, एक एक पोजीशन को बहुत ध्यान से रिलेट करते हैं। यहां पर इन कैंडल्स को देखिए। ठीक है, इन 3 कैंडल्स को देखा, समझ आया कि यहां पर ये बाइंग प्रेशर, प्राइस गिरता हुआ प्राइस है, लेकिन आप 3 कैंडल्स के फॉर्मेशन को देखें तो आपको पता लगेगा इसमें बॉडी पार्ट ना के बराबर अपर लोअर विक का साइज है। तो जहां पर नगड़ बॉडी पार्ट रह गए कैंडल्स में, वहां पर बाइंग प्रेशर को समझने लगी है। देखिए तेजी से प्राइस गिरा था, धीमा हुआ, अब डिमांड सप्लाई इक्वल हो गई। एक रिट्रेसमेंट, गिरते हुए प्राइस में डिमांड सप्लाई इक्वल हो रही, मतलब डिमांड उठना चाह रही। और हम पहुंच कहां रहे हैं जरा देखिए, हम पहुंच रहे हैं एक सपोर्ट एरिया के पास। बिल्कुल क्लियर दिख गया कि ये डिमांड एरिया है, बस हमको क्या करना है, ट्रिगर प्राइस पर अपनी पकड़ बनाकर रखनी। इन 3 कैंडल्स के हाई मार्क कर दीजिए। एक सिंगल कैंडल इस हाई के ऊपर क्लोज कर दे, ये कैंडल क्लोज किया, यहां पर इस कैंडल के हाई ब्रेक होकर ब्रेकआउट वैलिडेशन हो गया। यहां पर आप ट्रेड करते वो तो इवेंट सेशन था, तो सर न्यूज बेस्ड बाजार कहा जाएगा, ये कोई प्राइजेक्शन का इंपैक्ट नहीं है जो ये इतना प्राइस सेल कर गया है। लेकिन अगर आप इसको कंसीडर करें तो आपको समझ आएगा कि मोमेंटम कितना इंपैक्टफुल मिलते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। दोबारा आइए, एक और रीजनेबल कोई एग्जांपल लेते हैं। ऐसे हम 3 से 4 एग्जांपल ले लेंगे, फिर आपको कभी तकलीफ नहीं आएगी। ठीक है, मैंने क्या कहा, अगर यहां पर इन कैंडल्स के लो ब्रेक हो जाते तो शॉर्ट नहीं करते, लेकिन हाई ब्रेक हुआ है तो एक जगह प्राइस का ठहराव हम मानते हैं बायर्स का कंसोलिडेशन बिहेवियर होता है। तो उस कंसोलिडेशन बिहेवियर से हम सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटीज की तरफ देख रहे हैं, सेलिंग अपॉर्चुनिटीज की तरफ बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। यहां पर इन 3 कैंडल्स के फॉर्मेशन एक साथ देखिए। ठीक है, 3 कैंडल्स एक जगह आपने देखी, इनके हाई मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट कैंडल में ही इनके हाई ब्रेक हो गए। जैसे ही अच्छा अगली 3 से 4 कैंडल ये हाई ब्रेक ना हो, प्राइस रुका रह जाए, तो वेट करेंगे। जब ये हाई ब्रेक होंगे एग्जीक्यूशन तभी होगा। प्राइस यहाँ पर लो ब्रेक करके गिर जाए तो वेट करेंगे। देखिए अगर 100 बार इस तरीके की 3 कैंडल्स बनती हैं तो 80 बार हाई ब्रेक होता है, 20 बार लो। जो 20 बार लो ब्रेक होगा वो स्किप करेंगे, वहां आपको कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी बना ही नहीं है। बात क्लियर है? कोई प्राइस कहीं पर कंसोलिडेशन कर अगर लो ब्रेक करके जा रहा है तो मानना होता है प्राइस दोबारा लौटकर उस रेंज में आएगा जरूर। अगर तुरंत लौट कर आ गया तो आपकी तो ट्रैपिंग हो गई सर। और मैंने क्या कहा, 100 में से 80 बार प्राइस हाई ब्रेक करेगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट यहीं पर आपकी ज्यादा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट जो हायर है उसी को ट्रेड करना है। इसीलिए मैंने कहा वन टाइम वन माइंडसेट। एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा हूं, कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं रहेगा जो आपसे मिस रह जाएगा। एसएल आपका इसी जोन के लो के नीचे रहने वाला है। यहां पर आप अपनी पोजीशन लेते हैं, ये आपके सामने देखिए मोमेंटम। बात क्लियर हो रहा है? इस तरीके से जरा अभी मैंने एक बात आपको आपके सामने दोहराई कि अगर कोई 3 कैंडल्स एक जगह पर बने, अगर उनके लो ब्रेक हो गए तो हमारा मानना है प्राइस लौट कर जरूर आएगा। अब वो थोड़े गिरावट के बाद आए या तुरंत आ जाए, तुरंत आने की संभावना भी रहती है, थोड़ी गिरावट के बाद भी आने की पूरी संभावना रहती है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देखते हैं। इन 3 कैंडल्स के साइज देखिए, या इन 3 कैंडल्स के साइज, प्राइस ने इनके हाई तो ब्रेक नहीं किए, लेकिन इसको टच करके डाउन साइड मोमेंटम करने लगा तो प्राइस तुरंत लौट कर आया, हाई ब्रेक करके गया। बात क्लियर हुआ? तो इसीलिए मैंने कहा शॉर्ट करेंगे तो आप बहुत बड़ा टारगेट नहीं रख पाएंगे, लॉन्ग करने पर यहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3। अब यहाँ पर कितना छोटा आपका एसएल है बताइए, और टारगेट आपके सामने क्या रखा हुआ है। यहाँ पर कितना छोटा आपका एसएल है बताइए, और टारगेट आपको जो मिला है वो क्या है सर, है ना। तो मैंने क्या कहा, 1 के बदले 4, 1 के बदले 5 रुपए आसानी से ट्रेडर्स कमाते हैं। ठीक है, तो इन्हीं कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना। जैसे यहाँ पर देखिए 3 कैंडल्स बनी, इनके हाई ब्रेक नहीं हुए तो हमको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिला सर, मिलता तो ट्रेड करते। बात क्लियर हो रहा है? यहाँ ये 3 कैंडल्स बनी एक साथ, लेकिन इसके हाई ब्रेक नहीं हुए तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, मिलता तो ट्रेड करते। बात कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर रखिए। ठीक है, कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपसे मिस हो जाएगा। यहां पर आ जाइए, ये 3 कैंडल्स देखिए, जितना मैंने कहा बाइंग के प्रेशर को फील करना, तो जितना बॉडी और विक पार्ट छोटे हैं उतना बड़ा बाइंग का प्रेशर बन रहा है सर, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर इन 3 कैंडल्स के प्राइस ने देखिए गैप डाउन किया, नेक्स्ट कैंडल में प्राइस ने गैप डाउन किया
और गैप डाउन करने के बाद, ये छोटा मोटा गैप डाउन नहीं था, 48,100 के आसपास की क्लोजिंग थी, 48,200 177 के आसपास की, प्राइस खुला है 47,800, लगभग 300-400 पॉइंट के गैप डाउन के बाद पहले घंटे में कवर किया। कितना बड़ा बाइंग प्रेशर दिखता है, ठीक है। एक्यूमुलेशन क्या है, प्राइस जितना ज्यादा एक रेंज को जितना नैरो रेंज बनाएगा, जितना प्राइस पर प्रेशर फील होगा। अच्छा, एक रेंज इतना बड़ा है पैरेलल रेंज, उसमें प्राइस में मोमेंटम आएगा लेकिन बहुत शार्प नहीं आएगा। एक रेंज इतना बड़ा है पैरेलल रेंज, ठीक है, तो प्राइस का मोमेंटम आएगा, बहुत शार्प आएगा। ये बॉलिंजर बैंड से भी हम इसको कैच करते हैं, जिसको हम प्राइस एक्शन में बॉलिंजर बैंड जब सीखते हैं, तो जो मैं आपको सिखाता हूँ ना, बॉलिंजर बैंड का स्क्वीज हो जाना। तो बॉलिंजर बैंड का स्क्वीज होना यही पार्ट है कि जहां पर रेंज नैरो हो गई, तीनों लाइन पैरेलल आ गई, एक रेंज में आ गई और रेंज बहुत छोटा हो गया, बॉलिंजर बैंड ऐसे संकुचित हो जाता है, पूरी तरीके से एक स्प्रिंग की तरह रोल करता है। फिर जब बॉलिंजर बैंड में स्क्वीज होता है ना, संकुचन होता है, उसके बाद वो खुलता है। खुलता क्या, जब प्राइस बॉलिंजर बैंड का अपर विड्थ क्या लोअर विड्थ ब्रेक करेगा, अपर विड्थ ब्रेक करेगा तो मोमेंटम बहुत शार्प होता है, ठीक है। बॉलिंजर बैंड पर अगर आप बताइएगा तो मैं एक डेडिकेटेड सेशन बॉलिंजर बैंड के स्क्वीज होने को लेकर कर दूंगा। बहुत चीजें वहां पर सीखने लायक है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आप चाहते हो। देखिए यहाँ पर प्राइस ने रिटेस्ट किया, आपके सामने मोमेंटम है, यही स्विंग लो आपके एसएल। बहुत क्लैरिटी से ट्रेड कीजिए, कभी आपको कोई तकलीफ नहीं आने वाली, ठीक है। जितनी बार आप ऐसी कैंडल्स के फॉर्मेशन देखेंगे, आपको दिखेगा कि इसी तरीके को मोमेंटम आते दिखते हैं और कुछ भी नहीं। तीन कैंडल्स के बस फॉर्मेशन देखिए, ये तीन कैंडल्स हैं, यहाँ पे दो कैंडल्स में बॉडी पार्ट बहुत छोटा, जैसे इन कैंडल्स के हाई ब्रेक हुए लॉन्ग कर सकते हैं। यहाँ पे ये तीन कैंडल्स हैं, जैसे इन कैंडल्स के हाई ब्रेक हुए लॉन्ग कर सकते हैं। जितनी बार आपको ये मौका मिले उतनी बार ट्रेड कीजिए, ठीक है। अब मैं आपको ऐसे कई सारे एग्जांपल्स दिखा दूंगा, लेकिन अब आप बैक टेस्ट और डाटा को देखिएगा जाकर, तो और डाटा चेक करेंगे तो आपका और बेहतर कॉन्फिडेंस बनेगा। और मैं बोलता हूँ लाइव मार्केट में जाकर इन पूरे कॉन्सेप्ट को ट्रेड कीजिए, तब आपको समझ आएगा जो आप सीख रहे हैं यहाँ पर इस सेशन में, ये कितना वर्थ इट है, ठीक है। कोई भी डाउट रह गया हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी के लिंक है, ठीक है। और जितना हो सके, अगर आपको सेशन पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद।